इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज कुछ भी कहें सामने, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं हम तो जाति गणना के पक्ष में हैं। आप पूछ लीजिए इनसे। जाति जनगणना महोदया, हमारी पार्टी ने प्रारंभ से इसका समर्थन किया है और समर्थन ही नहीं किया है, हर पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति इसके समर्थन में खड़ा रहेगा, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय के लिए किसी को कभी ठोकर खाने की नौबत नहीं चाहिए। योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। और वास्तविकता यह है कि ये विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो ये विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। इत्तेफाक से नेता सदन भी पिछड़े समाज से आते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री भी पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन जाति जनगणना से कतरा रहे हैं क्योंकि वोट के लिए तो पिछड़े हैं, लेकिन उनके हक हकूक का सम्मान की बात आती है तो पिछड़े के दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप जेल करें या कुछ भी करें, सच्चाई नहीं छुपने वाली। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए ही एनडीए को हराएगा, इस नारे के साथ अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दे रहे थे। कई मुद्दों के साथ एक मुद्दा जो उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया वो जाति जनगणना का मुद्दा था। पीडीए का मतलब अखिलेश यादव का मूलतः यही है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक के साथ अगड़े जोड़ा और बाद में कहा कि समाजवादी, संविधानवादी जो लोग हैं वो हमारे पीडीए में शामिल हैं। यानी मूलतः पीडीए पिछड़े, दलित और आदिवासी को जोड़ करके वंचित, शोषित, कमेरा लोगों को जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है उन्हें हक और अधिकार दिलाने के नारे के साथ जुड़ रहा है। और इस नारे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने आज सदन में इस पूरे बातचीत करते हुए एक बड़ी मजेदार बात कही और फिर इस बात का जिक्र करते हुए हम इसका विश्लेषण करेंगे कि पूरे देश में इस समय इस जाति जनगणना से जुड़े हुए मसले पर राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव जो सदन में विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई, वो जिक्र कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो 6800 अभ्यर्थी हैं जिनके लिए नियुक्ति देने की बात थी, जो दलित पिछड़े समुदाय से आते हैं, उनके लिए कहा कि 20,000 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। वो हर दिन किसी न किसी नेता के सामने जाकर प्रदर्शन कर रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको लाठियां मार रही, महिलाओं को घसीट करके बसों में भरते हैं। कभी वो बसपा प्रमुख के कार्यालय पर जाते हैं, कभी सपा प्रमुख के, कभी अनुप्रिया पटेल के यहां, ओम प्रकाश राजभर के यहां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहां, और सभी दलों के नेताओं और बीजेपी के ऑफिस के सामने तो जब जब गए तब लाठियां खाई। बीजेपी के नेता तो गाली देते हुए इन दलित पिछड़ों को ये भगाते हुए कहे कि हटाओ इन सबों को, ये विपक्ष की चाल है। और जो कि चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया था कि हाँ, इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है और हम इसको मानेंगे, लेकिन अब एक कोर्ट के पेच में फंसा करके इन लोगों को नौकरी से रखा गया। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कि सदन चल रहा है तो घोर गहमागहमी थी। और इसी मुद्दे पर बोलते हुए आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, जिस पर आज मैं आपसे अपनी टिप्पणी साझा कर रहा हूं। और वो दिलचस्प बात यह है कि जो जाति जनगणना है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में दलितों पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा। इस देश में तमाम जगहें ऐसी हैं जहां दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय की वजह यह है कि इनका हजारों साल से अन्याय हो रहा है और भाजपा इनके साथ न्याय नहीं करने देना चाहती। इसलिए हम पीडीए की बात कर रहे हैं और इसलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास तब तक एक नारा बन के रह जाएगा, जमीन पर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि जाति जनगणना न हो। और तब अखिलेश यादव ने कहा
ये जितने दलित पिछड़े समुदाय के नेता बीजेपी में बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, लॉलीपॉप मंत्री बने बैठे हैं, ये मन से जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, मन से। और मन से जाति जनगणना का समर्थन करने वाले लोग मजबूरी में बीजेपी के सामने चुप बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार भी ये कबूल नहीं कर रहे, कोई प्रस्ताव सदन में नहीं ला रहे, कोई काम नहीं कर रहे कि जाति जनगणना हो। और इसके बाद पूरे सदन में ठहाका। और उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया, चूंकि कल भी जाति जनगणना पर बात हुई, आज भी हुई, और इसके लगातार इस तरह के सदन में कार्रवाई चल रही है। और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और फिर से मैं कह रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य का जब मैं नाम ले रहा हूं तो आप पूरे उस सियासत को समझ जाइए। 2017 के बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का शोर कि अगर बीजेपी जीती तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। 22 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य खुद कहते रहे कि कमल के फूल के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, अभी मुख्यमंत्री का फैसला नहीं है, दिल्ली फैसला लेगी। न 17 में मुख्यमंत्री बन पाए, न 22 में मुख्यमंत्री बन पाए। पिछले दिनों नाराज चल रहे थे, ऐसा बताया गया कि दिल्ली को जो नाराज किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसमें अब केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी नाराजगी शामिल करके एक थोड़ा विरोध का एक अलग स्वर ले रहे हैं, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे। और आज फिर केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि मैं जाति जनगणना का समर्थक हूं। और यहां से पूरी राजनीति में एक नया परिदृश्य खोल करके सामने आ गया। अब कल्पना करिए एक ऐसा परिदृश्य जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती। ये जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये लोग जातिवाद फैलाना चाहते हैं इस देश में। अच्छा, बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। बात कौन कर रहा है? बहुजन समाज पार्टी। बात कौन कर रहा है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल जो आरएलडी। बात कौन कर रहा है? आरजेडी और जेडीयू, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। बात कौन कर रहा है? कांग्रेस के बड़े, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। बात कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन। बात कौन कर रहा है? डीएमके। बात कौन कर रहा है? तमाम पॉलिटिकल पार्टियां। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पारित कर दिया कि आंध्र प्रदेश में भी जाति जनगणना होगी। कर्नाटक में जाति जनगणना होने जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस ने यह वादा किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसको जिसका हक मिलना चाहिए उसका हक हम उसे दिलाएंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों सदन में पूछ दिया, 90 में 3 ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी, 100 रुपए अगर देश का बजट है तो केवल 5 रुपए का निर्णय ओबीसी ले रहे हैं। तो ओबीसी कहां है देश में? ओबीसी प्रधानमंत्री बताने वाले, ओबीसी के नाम पर वोट लेने वाले मोदी जी इसका जवाब दें। माहौल बदल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों से पूछ दिया राहुल गांधी ने, बताओ भाई आप में कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं? माहौल बदल गया। जबकि इस माहौल को बदलने का काम असल में इस देश के समाजवादी और अंबेडकरवादी कर रहे थे। मानवकांक्षी नाम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी आंदोलनों का नारा था, राम मनोहर लोहिया का, पिछड़ा पावे 100 में 60, सम 100 पाने बांधी गांठ। जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा के नारे को तो और आगे बढ़ाया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हिस्सेदारी की लड़ाई तो सालों से लड़ी जा रही, दशकों सदियों से लड़ी जा रही। और जब यह लड़ाई अपने अगले चरण पर पहुंची, उसका क्रेडिट जाता है बिहार को। बिहार में समाजवादियों की सरकार 1931 के बाद पहला राज्य बिहार बना जिसने जाति जनगणना करा दी। और जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करा के केवल जातिगत आंकड़े नहीं, आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। और यह कहा कि भाई जिसकी आबादी 80 से 85% है, उसकी नौकरी में भागीदारी तो 20-25% भी नहीं। कौन नौकरी में? और जो कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपनी आबादी के 5 गुना 10 गुना कम नौकरी पाई हैं, जमीन पर मालिकाना हक और कम है, संपत्ति और कम है, घर और कम है, रोजगार के बिना जी रही हैं। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो आबादी के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना जगह घेरे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए आबादी के हिसाब से कोई पिछड़ गया तो उसे क्या देश में मुख्य धारा में लाने के लिए कोई विशेष अवसर का प्रावधान नहीं होना चाहिए? अचानक आपके मन में लगेगा नहीं, जाति देखकर नहीं, क्योंकि बीजेपी अब ट्विटर हैंडल पर लिख रही है केवल 4 प्रकार की जाति होती है, गरीब, कमजोर, मजलूम। आप सोचिए,
अब मैं आ रहा हूं अभी उस पर इस पर बात करेंगे कि कैसे वो इस पूरे प्रकरण को ले रहे हैं। और सोचिए, बिहार ने जब जाति जनगणना कराई और उसके आंकड़े सार्वजनिक करके यह कह दिया कि जिसका जितना हक है उसे उतना हक मिलना चाहिए, और उसको हक दिलाने के लिए हम ये आरक्षण की सीमा भी 75% कर रहे हैं, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण की अपर लिमिट खत्म हो गई है, और अगर इनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो इनको मुख्य धारा में नहीं जगह मिल पाएगी। अब अचानक आपको लगे होगा कि नहीं, आरक्षण तो आर्थिक आधार पर देना चाहिए, गरीबी के आधार पर देना चाहिए। गरीब की कोई जाति नहीं होती, जैसे बीजेपी आपको बताती है, पूरे देश को बताती है कि गरीब कौन है। गरीब की एक ही जाति है देश में, गरीब की, और कोई जाति नहीं। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात वो बोल रहा है जो खुद को ओबीसी प्रधानमंत्री, कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं इसलिए मुझे गाली दी जाती है, मैं ओबीसी हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय होता है। क्या लिख रहे हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। सोचिए बीजेपी क्या कर रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे गरीब जाति है किसान, मेरे लिए सबसे गरीब जाति है महिला। और इन सब में सबसे गरीब कौन है? जो बीजेपी प्रधानमंत्री की जाति बताने वाली पार्टी है। आज तक अपनी जाति बताकर आजाद भारत में किसी ने वोट नहीं मांगा, अकेले मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताकर वोट मांगा है, जाति बताकर सिंपैथी ली है। प्रधानमंत्री बता रहा हूं, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं इसलिए मुझे गाली दी जाती है, मेरा अपमान होता है, मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, हमने सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री दिए, हम 27 कैबिनेट मंत्री, बोर्ड होर्डिंग लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश में जातियां बताई गई। आजाद भारत में पहली बार किसने किया? बीजेपी ने किया। हमने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन दिए? बीजेपी ने दिए। सबसे ज्यादा एमपी, एमएलए और एमएलसी किसने दिया? बीजेपी ने दिया। तो आप बार बार सफाई भी दे रहे हैं कि नहीं, हमने जातियों के हक मारे नहीं, हम सबको जो हक देते हैं। और जब वो जातियां अपना हक मांगने के लिए जाति जनगणना की बात कर रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि गरीब ही एकमात्र जाति होती है, महिला जाति होती है, युवा जाति होती है और मजदूर जाति होती है। गरीब, युवा, महिला और किसान। आप कल्पना करिए कि जब जातियां अपना हक मांग रही हैं तो जाति गरीब हो गई, और जब उनको वोट मांगना हुआ तो अपनी अपनी जातियां बताते रहे। एक तो यह पहलू। अब दूसरा, आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि भाई बिहार ने 75% कर दिया, जाति जनगणना मांग रही है, इससे आरक्षण से क्या होगा? बिल्कुल, मंडल कमीशन कह रहा है कि आरक्षण जाति मतलब दर्द की दवा, बीमारी की दवा नहीं। आरक्षण तो प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है। अब बताइए कैसे? इस देश में महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये सबने माना, कोई आज भी इसका विरोध नहीं कर सकता। अब मेरा एक लॉजिक का जवाब दीजिए। पुरुष वर्चस्व को तोड़ने के लिए महिलाओं को बिना आरक्षण दिए बराबरी की जगह नहीं मिल सकती, यह मान्यता अब इस देश में हो गई कि नहीं? 35% आरक्षण। अब इसका मतलब यह कि अगर आरक्षण आप नहीं देंगे तो वो महिला भी बराबरी की धारा में नहीं आ पाएंगी और बराबर नहीं हो पाएंगी। और अगर यह बात इस देश में महिलाओं को समझ में आ रही है, पुरुष और महिला के भेदभाव में आपको समझ में आ रही है, क्योंकि महिला की पहचान के नाते उन्हें मौके से वंचित रखा गया, उनको पीछे रखा गया, हाशिए पर रखा गया, इसलिए कुछ सीटें रिजर्व करेंगे तो महिलाओं का सदन में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब कोटा विद इन कोटा की मांग है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, बात किया भी हमने। यानी अगर आरक्षण नहीं देंगे तो उतनी महिला नहीं पहुंच पाएंगी। तो पहचान जिस पहचान के आधार पर आपके साथ अन्याय हुआ, उसी पहचान के आधार पर तो आपके साथ न्याय होगा। और इसलिए जाति जनगणना का सवाल उठ रहा है, और इसलिए जाति के नाम पर हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। और जब तक जाति के नाम पर वोट लेना हुआ तो बीजेपी लगातार अपने लोगों को आगे कर देती है। अति पिछड़ों का हित कौन करेगा? बीजेपी। क्योंकि पिछड़ों का सारा हक कौन मार ले गया? अहिर, कुर्मी, कोयरी। तो बिहार ने क्या किया कि जब जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए तो पता चला कि नौकरी में जिस यादव को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया, 14.63% आबादी है, और नौकरी में हिस्सेदारी 1.55% है। आबादी से कितना कम? 15 गुना कम। तो इससे क्या होगा कि जैसे जाति जनगणना की मांग होगी तो भाई जब तक मुसलमान को दुश्मन बना करके हिंदू मुस्लिम करा दे, मंदिर बन रहा है, 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। बीजेपी का इसमें फायदा हो जाता है। और जैसे यह सवाल पूछा जाता है कि नहीं भाई एक बात जरा हमको यह बताई जाए
कि जरा हिंदू जो जो लोग थे, हिंदू के नाम पर सब आपको वोट दे रहे थे, उनका हक कौन मार रहा? दूसरा वाला हिंदू। और जो आपकी जाति व्यवस्था है, जो घोड़ी चढ़ने से मारता है, जो मूंछ रखने, आज भी मारता है, इंटरव्यू में नंबर कम देता है, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर जिनके नहीं है, जमीन का मालिकाना हक नहीं है और जाति के नाम पर गैर बराबरी और भेदभाव है, तो ये तो हिंदू का शोषण हिंदू ने किया। तो जैसे ही भीतर से सवाल पैदा होगा, धर्म की राजनीति अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए अब लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इसलिए बीजेपी इसको स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए बीजेपी जाति जनगणना नहीं करा रही। इसलिए बार बार ये जब जाति जनगणना सवाल आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि एक ही जाति होती है, गरीब की, महिला की, युवा की, किसान की। मोदी जी खुद, जबकि सब जातियां राष्ट्रपति की जाति बताने के लिए इस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और किसने किया है? वही जो अब कहते हैं गरीब की जाति होती है और कोई जाति नहीं थी। तो जब तक जातियों को लाभ लेना था, एक जाति को विलन बनाकर रखना था कि इन्होंने सबसे ज्यादा हक ले लिया, तुम्हारा हक नहीं मिला, अब तुम आओ हमारे यहां। अब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में हर जाति वाले कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे में भी तो हमको कुछ हक नहीं मिला, तुम तो दलित पिछड़ा विरोधी मोदी और योगी, ये नारे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। और समाज इस बात को जागरूक हो गया है कि भाई हमको हमारा हिस्सा मिला नहीं। तुम्हारी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल सरकार रही, केंद्र और यूपी दोनों जगह मिला लें, तो केशव प्रसाद मौर्य को भी लौटकर अपने इलाके में प्रचार करने जाना है अपनी जातियों में, क्योंकि इन लोगों को तो 2 ही काम मिला होता है। जितने दलित पिछड़े नेता बीजेपी में हैं उनका 2 काम है। एक, जितने दलित पिछड़े विपक्ष के लोग हैं उनको गाली दो, उनकी आलोचना करो, उनको हमला करो, ताकि तुम हमला करोगे तो वो पलटकर तुमको कहेंगे, तो हम विपक्षी नेता को तुम्हारी जाति विरोधी कह देंगे, देखो तुम्हारी जाति का अपमान कर रहा है। तो लगातार इनका काम यह होगा कि विपक्षी दल के अपने वंचित शोषित लोगों के ऊपर हमला करना, और दूसरा काम है अपनी जाति का वोट लेकर के बीजेपी की झोली में डालना। अब ये 2 काम में लगे। तो जब ये सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, इवन स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, ये सारे लोग अगर उत्तर प्रदेश में जब वोट मांगने जाएंगे अपने इलाके में, तो जनता तो भाई धीरे धीरे जागरूक हो रही है ना, उनके लोग तो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि भाई बीजेपी से हमें क्या मिला, तुम्हारे सरकार से क्या मिला, तुम्हारा सब कुछ बन गया, लेकिन तुम कह रहे हो मंदिर मिला, तो हमारे बच्चे को रोजगार मंदिर में दिलवा दो। जनता इस लेवल पर धीरे धीरे जागरूक हो रही है। अच्छा भाई, हमारा हक इन्होंने सपा ने मार लिया, बसपा ने मार लिया, तो बीजेपी ने नहीं मारा, हमने बीजेपी को वोट दिया, अब हमें आपने क्या दिया? अच्छा भाई, जाति जनगणना हमारा मुद्दा है कि नहीं, जनता पूछेगी इन बीजेपी के नेताओं से। अब उनको यह पूछे पता है कि जाति जनगणना अगर होगी तो हमें हमारे हिस्से का हक मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारा हक कौन मार रहा है, और जो हमारा हक मार रहा है हम उसे पहचान लेंगे, और जहां से हमें अपना हक चाहिए वो हमें हक मिलना होगा। तो वोट मांगने तो इन सारे लोगों को अपनी जमीन पर जाना है। इसलिए गौर से इस पूरे मसले को समझिए। अमित शाह जब बिहार जाते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं कि ये बिहार में जाति जनगणना तब पास हुआ जब बीजेपी सरकार में थी, यानी जाति जनगणना कराने का फैसला किसने लिया? हमने लिया। तो बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि वहां जाकर गृह मंत्री को क्रेडिट लेना पड़ रहा है कि हमने जाति जनगणना कराई। तो वही गृह मंत्री एक फोन करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उसी बीजेपी के हैं, डबल इंजन की सरकार है, वहां जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? बात समझिएगा। और यह सवाल केशव प्रसाद मौर्य से भी पूछा जाएगा, अनुप्रिया पटेल से भी, और पूछा जा रहा है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले वाले इसके शिकार अभ्यर्थी इन सारे नेताओं से पूछ रहे हैं भाई आप हमारे लिए न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे? चुनाव में तो आप बोल रहे थे, सरकार ने मान लिया था कि हमारे आरक्षण का घोटाला हुआ है, आपकी किसी वैकेंसी में हमारे दलित पिछड़ों का न्याय नहीं हो रहा, आप जाति जनगणना का भी समर्थन नहीं कर रहे। तो यह सवाल जनता का सवाल है, और उस जनता का सवाल है जिसको बरगलाकर बीजेपी ने वोट लिया है, और बरगलाने के लिए आगे उन्हीं दलित पिछड़े नेताओं को किया है जिन्होंने यह कहा कि यादवों ने सारा हक मार लिया। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सदन में कौन बोला? अखिलेश यादव। सदन में कौन बोला? पल्लवी पटेल। सदन में कौन बोला? राम अचल राजभर। सदन में कौन बोला? लालजी वर्मा। सदन में कौन बोला? अवधेश प्रसाद चौधरी, जो दलित समुदाय से आते हैं। तो विपक्षी दल के दलित पिछड़े नेता जाति जनगणना पर घेर रहे हैं बीजेपी को, और अमित शाह जाकर के बिहार में जाति जनगणना के क्रेडिट भी ले चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे, हुकुम देव नारायण 2010 में संसद में खड़े होकर जाति जनगणना के पक्ष में बोल चुके हैं।
इसलिए अखिलेश यादव ने आज यह कहा कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बताएं केशव प्रसाद मौर्य कि ये मन से जो जाति जनगणना चाहते हैं, ये बीजेपी से जाति जनगणना क्यों नहीं करा पा रहे। और यहां बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है और बीजेपी इसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार में वो देख रहे हैं कांग्रेस जाति जनगणना चाहती है, सपा जाति जनगणना चाहती है, आरजेडी जेडीयू ने जाति जनगणना करा के पूरा समीकरण बदल दिया, बीजेपी के सामने चुनौती पैदा कर दी, पूरा खेल बदल गया। और कल तक आप ओबीसी के नाम पर वोट मांगते रहे, तो आज तो आप ये कह नहीं सकते कि हम नहीं जाति जनगणना कराएंगे, विरोध नहीं कर सकते। इसलिए बार बार आप कह रहे हैं जो जाति जनगणना की मांग कर रहा है वो जातिवाद फैला रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में बोला कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर जाति से आता हूं, उस जाति से जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं। यह जातिवाद नहीं फैलाना था। हर जिले में डीएम अगर यादव हो गए तो आज की तारीख में यही ओम प्रकाश राजभर रोज बोला करते थे कि पूरे जिले में 75 जिलों में से 60 के आसपास ब्राह्मण और ठाकुर डीएम है। यह जातिवाद नहीं है। कल्पना करिए, नौकरी मिलने के कोई रास्ते नहीं दिख रहे। 50 साल से ऊपर के सिपाही अब रिटायर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है और उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी लेने के लिए पड़ोसी राज्य बिहार में जा रहे हैं। इस तरह से बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है और आज अखिलेश यादव ने तीखा हमला बीजेपी के दलित पिछड़े नेताओं पर करते हुए पीडीए की अपनी रणनीति को और क्लियर करके बीजेपी के सामने भारी मुश्किल पैदा कर दी। जाति के नाम पर वोट लेने वाली बीजेपी, जाति के नाम पर अपने ही दलितों पिछड़ों को विलन बना देने वाली बीजेपी अब जाति जनगणना नहीं कराएगी, यह कह नहीं सकती उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने पूरा जवाब दिया लेकिन इस पर एक टिप्पणी नहीं की। इसलिए उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जवाब दें, ओम प्रकाश राजभर जवाब दें। मन से ये सारे लोग जाति जनगणना चाहते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश के वंचित शोषित जनता ये कहेगी कि हमें जाति जनगणना चाहिए। बीजेपी इस तरह से ट्रैप में फंस गई है। अब भाई किसी दलित पिछड़े को देशद्रोही कैसे कहे, किसी दलित पिछड़े को आतंकवादी कैसे कह दे, ये सब तो कह नहीं पा रहे। अब उसी दलित पिछड़े का वोट लिया है और अगर यही पीडीए की रणनीति, अगर जो है सपा बसपा की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति अगर जमीन पर उतर गई और जमीन पर जाति जनगणना के फायदे लोगों को समझ में आ गए, तो कल्पना करिए कि केशव प्रसाद मौर्य के कहने पर मौर्य बिरादरी वोट देगी या स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर देगी जो जाति जनगणना के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर के कहने पर राजभर कम्युनिटी बीजेपी को वोट देगी या रामचंद्र राजभर के कहने पर वो विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को वोट देगी, क्योंकि जाति जनगणना की बात, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बात, आरक्षण की बात, न्याय, सामाजिक न्याय की बात रामचंद्र राजभर कर रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे, लालजी वर्मा कर रहे, पल्लवी पटेल कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे, अवधेश प्रसाद कर रहे, अतुल प्रधान कर रहे, संग्राम यादव कर रहे। तो इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। सवर्ण वर्चस्व के योगी आदित्यनाथ की छवि को काउंटर बैलेंस करने के लिए पिछले दिनों लखनऊ और दिल्ली के बीच जो तान खींचातान मची थी, उसके चलते अभी तक ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल तक नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है। कैबिनेट बैठकों में जाने से मना कर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। इस पूरे समीकरण में बीजेपी बुरी तरह फंसी है उत्तर प्रदेश में। इसलिए सियासी विद्वानों का यह मानना है कि 22 जनवरी 2024 के बाद जब यह राम मंदिर वाला एक बड़ा इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट अगर पूरा हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ी हलचल होने वाली और उस हलचल के केंद्र में होगा पीडीए। और यहां बीजेपी को बुरी तरह से विपक्षी इंडिया अलायंस के गठबंधनों ने घेर लिया है। बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करके अपने वोटर को नाराज नहीं कर सकती, अब भटका भी नहीं सकती कि तुम्हारा हक तुम्हारे पिछड़े दलित नहीं मार लिया, और जनता कहेगी कि हमारा जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे। देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्रैप में कैसे डील होते हैं स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद। जनता जागरूक होगी तो नेता की राजनीति जुमलों वाली और भटकाने वाली नहीं हो सकती, बांटने वाली नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश बीजेपी बुरी तरह से स्ट्रैप में फंस गई है। आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे कि यह किस दिशा में करवट लेगा। देखते रहिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।